हेलो एवरीवन, हम लोग अब अगले चैप्टर की बात करेंगे। अगला चैप्टर हम लोगों का कौन सा है? क्लास 11th की अगर हम लोग बात करें तो फिफ्थ चैप्टर हम लोगों का कौन सा है? थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी। ठीक, आप क्या बनाइएगा, पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए, उष्मा उष्मागतिकी। ठीक, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। अब बेटा ये सवाल ये आता है कि उष्मागतिकी किसको कहते हैं, या फिर हम लोग बोल रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स किसको कहते हैं। ये आया कैसे, ये हुआ क्या? अब देखो, ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, ये जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है, ये दो शब्दों से मिलके बना है। दो शब्दों से मिलके बना है। अगर हम लोग थर्मो की बात करें तो हीट होता है, थर्मो का मतलब हीट। डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो। फ्लो का मतलब बेटा तरल, गति करना। ठीक, आप बोल सकते हो तरल जो कि क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, और हीट तो जानते ही हो, उष्मा। हीट को आप जानते ही हो बेटा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। इस चैप्टर का नाम क्या हो गया? उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो से क्या आया? हीट आया, और डायनेमिक्स क्या आया? फ्लो आया। ठीक, अब यहाँ पे बात ये आती है कि उष्मागतिकी किसको कहेंगे। ये डिफिनीशन लिखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं। अब ध्यान सुनिएगा कि हुआ क्या था। कुछ लोगों ने मतलब 200-250 साल पहले इसको उष्मा को क्या बोला कि तरल है। उष्मा को क्या बोला कि ये तरल पदार्थ है। मतलब कि हमने ये जाना है कि जो हीट हमारा होता है उसी को हम लोग ऊर्जा भी कहते हैं। तो इसको ये बोल दिए कि वो क्या है, एक तरल पदार्थ है। ये कब बोला गया? 200-250 साल पहले की बात हो रही है। तो ये सब जो कारनामे हुए होंगे, ये सब कौन किया होगा? साइंटिस्ट ने ही किया होगा ना। तो उस समय बोला गया। अब फ्लो का मतलब हम लोग समझते, तरल किसे कहते हैं। सपोज करिए, समझते कैसे हैं। अगर मेरे पास एक कंटेनर हो, कुछ इस प्रकार का एक कंटेनर हो, और इसमें आप पार्टीशन डाल दें, और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा होल छोड़ दे। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा होल यहाँ पे छोड़ दे। अब हमने क्या किया बेटा, वाटर को इसमें भरते गए, सेम भरा, और अचानक से इसका लेवल हमने बढ़ा दिया, इसमें ज्यादा वाटर भरने लगे। तो हुआ क्या होगा, यहाँ से जो वाटर हुआ होगा ये फ्लो किया होगा इधर के साइड। बोलो हाँ या ना। फ्लो का मतलब यही होता है ना कि अधिक आयतन से कम आयतन की तरफ जाए। तो इसका आयतन क्या हो रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, और इसका आयतन कम हो जा रहा है। तो पानी जो हमारा तरल है ये इधर से इधर गया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हीट में भी इन लोगों ने देखा, हीट में भी इन सब ने देखा। जैसे अब मेरे पास एक क्या है, एक चलो हमने ले लिया, एक लोहे की छड़ ले ली। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। दूसरा भी एक टेम्परेचर हमने ले लिया, सॉरी, दूसरा भी एक लोहे की छड़ ले लिया। इसका टेम्परेचर हमने क्या दिया? 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस दे दिया। अब बताओ किसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है कम है? अगर आप बात करोगे तो इसका कम है, और इसका क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को हमने मिला दिया। क्या किया? इन दोनों को हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, इन दोनों को हमने यहाँ पे कुछ मिला दिया। जब मिलाए होंगे तो क्या हो गया, दोनों का इक्वल हो गया टेम्परेचर। भाई इसी तरह समझो ना कि जब ये पानी बहा होगा तो इधर भी आया होगा। एक टाइम ऐसा आया होगा कि ये दोनों पानी क्या हो गए होंगे, बराबर भाग में हो गए होंगे। दोनों क्या हो गया होगा, बराबर हो गया है ना। ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। अगर आप पाइप को लगा दीजिए, दो कंटेनर लीजिए, एक पाइप से उसको जोड़ दीजिए, एक में अगर पानी ज्यादा है एक में कम है तो अधिक आयतन से कम आयतन की तरफ चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इक्वल हो गया। तो ये बताओ, इसका टेम्परेचर कम है, इसका ज्यादा है। एक समय आया होगा भाई कि इसका जो टेम्परेचर है इधर की तरफ आया होगा, इसका टेम्परेचर जो है वो इधर की तरफ आया होगा। हालांकि इसमें से कुछ और भी एनर्जी हीट उसमें यहाँ से निकले होंगे, उस पर हमारा कोई बस नहीं, इस पे ना तो हम लोग कोई कर सकते हैं। ठीक, इसमें हमारा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसमें क्या गया होगा, फ्लो किया होगा। एक टाइम ऐसा आया होगा कि ये दोनों बराबर हो गए। बोलो हाँ या ना। एक दो टाइम ऐसा आया होगा कि बराबर हो गया। इसी से लोगों ने ये समझा कि भाई जो हीट है हमारा, जो उष्मा है वो क्या करता है, फ्लो करता है। उष्मा क्या करता है, फ्लो करता है। तो उस पदार्थ को इन्होंने क्या किया कि जो उष्मा है वो एक तरल पदार्थ है, ना कि तरल पदार्थ कहा उन्होंने, उसका एक नाम भी दे दिया है। इसका नाम क्या दिया? कैलोरस। क्या नाम दे दिया? कैलोरस। जो नाम इसको दिया गया, इसको नाम दे दिया कैलोरस। ठीक है, इसका नाम इन्होंने क्या दे दिया? कैलोरस नाम दे दिया, जिसको हम लोग आगे चल के ऊर्जा की इकाई क्या करते हैं, सॉरी,
ऊष्मा की इकाई क्या कहते हैं? कैलोरी। ठीक है, कैलोरी। बोलो हाँ या ना। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं? अगर हम लोग बात करें, ये शुरू से बातें करें, तो ये शुरू से शब्द कहाँ से आया बेटा? तो ऊष्मा जो हमारा उस थर्मोडायनेमिक है वो दो शब्दों से मिलके बना है, एक हीट और एक डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो। इसका कहने का मतलब है कि जो हीट है भाई वो एक तरल पदार्थ है। वो क्या है? एक तरल पदार्थ है, गति करता है। तो 200-250 साल पहले लोगों ने इसका परीक्षण करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? इस पे स्टडी करना शुरू किया। इन्होंने देखा कि जो टेम्परेचर हो रहा है, अगर टेम्परेचर किसी का कम है, किसी भी पदार्थ का, और अगर इसका ज्यादा, उसको जब मिला रहे हैं तो वो इक्वल हो जा रहे हैं। वो क्या हो जा रहे हैं? इक्वल हो जा रहे हैं। इसका नाम इन्होंने दिया, जो पदार्थ आपका उष्मा जो पदार्थ है उसका नाम दिया कि ये तरल पदार्थ है। ना कि केवल नाम ही दे, बस उसको पदार्थ ही नहीं कहा, तरल पदार्थ ही नहीं किया, उसका नाम भी दे दिया कैलोरस, जिसको आगे चल के हम लोग उष्मा का क्या कहते हैं? कैलोरी। समझते हो कि नहीं? ये सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पर एक और साइंटिस्ट आए, एक और यहाँ पे साइंटिस्ट आए, जूल। कौन आए बेटा? जूल। ठीक, जूल तो जानते हो ना? जूल किसकी इकाई है? कमेंट में जरूर बताना। अब देखो, जब जूल यहाँ पर आए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत अच्छी बात बोल दी। इन्होंने बोला कि भाई ये ठंडा गर्म उष्मा ऊर्जा कुछ होता नहीं है। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये जो हम लोग ठंडा गर्म कहते हैं ना, जैसे आप कभी देखो मूवी वगैरह में जब कोई जाता है तो कहते क्या लेंगे, ठंडा या गर्म। इन्होंने कहा कि ये ठंडा गर्म कुछ होता नहीं है, ना ही कोई उष्मा है, ना ही कोई ऊर्जा है। ये कौन कहा? जूल भाई साहब ने बोल दिया ऐसा। तो अब इनके हिसाब से क्या हुआ? इन्होंने बोला कि हम ठंडा और गर्म कब महसूस करते हैं? जब दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के बॉडी हो, जब आपस में मिलते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंट होता है, जो ऑब्जर्वेशन होता है, उसी को हम लोग हीट कहते हैं। उसी को हम लोग हीट कहते हैं। ना तो कोई चीज ठंडा है, ना ही कोई गर्म है। ठीक, अब जरा इसको समझिएगा, समझिए कैसे होता है। जैसे अगर मान लीजिए ये एक लोहे की छड़ है, ठीक, कितना 70 डिग्री सेल्सियस तापमान है इसका, और हम लोग इस पे अपनी उंगली रखें। जैसे ही मैं इस पे अपनी उंगली रखूंगी तो मैं पूरा जल के भस्म नहीं हो जाऊंगी ना, बस मेरी उंगली जलेगी। ठीक है, बस मेरी क्या होगी बेटा? यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक क्या करेगी? मेरी उंगली जलेगी। समझ में आ रहा है ना? उंगली जली है तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, ये हमारी बॉडी हो गई सुंदर सी, इसका टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। बताओ कम है कि ज्यादा? इसमें से हीट इसमें ट्रांसफर होगा कि नहीं? जो हीट यही ट्रांसफर हो रहा है, यही हमें महसूस होता है। यही हमें महसूस होता है। ना तो कोई ठंडा है, ना ही कोई गर्म। यहाँ पे ठंडा और गर्म वाली बातें नहीं हो रही। ये जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसी को हम लोग उष्मा कह रहे हैं। उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? उष्मा कह रहे हैं। एक्चुअल में कोई भी ठंडा या गर्म कुछ होता नहीं है। अगर मान लीजिए ये जो हमारा उंगली जला था भाई, इतना जो जला है, अगर हम लोग इसी को ठंडे आइस पे ले जाए, ये आपका एक आइस हो गया। इस पे जब हम आइस को ले जाए, जब अपनी उंगली को इस पे डालेंगे तो क्या करेगा? हमें ठंडा महसूस होगा? पूरी बॉडी को ठंडा महसूस नहीं होगा। जहां जले हैं वहीं पे ठंडा महसूस होगा। इसका रीजन क्या होता है कि जो हमारा जला हुआ पार्ट है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया है इस आइस के कंपेयर। तो हमारे बॉडी से जो टेम्परेचर है वो आइस में जाएगा। वो क्या करेगा? आइस में जाएगा, तो हमें ठंडा महसूस होगा, हमें ठंडा महसूस होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से हमें गर्मियों के दिनों में गर्म महसूस होता है, ठंडी के दिनों में ठंडी महसूस होती है। क्यों? रीजन यही है बेटा, जिस हिसाब से जूल ने बताया था। अब जरा ध्यान सुनिएगा, गर्मी के दिनों में होता क्या है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37, बाहर का क्या रहता है? 40-45 के अराउंड रहता है। तो उसमें जो हवा है, जो गर्म हवा है, जो उसके कण है, वो कण भी गर्म होंगे। जैसे ही हमारे बॉडी पर आती है तो कण गरम गरम है, और हमारे बॉडी से जब आएगा तो हमारे बॉडी से हीट भी अंदर जाएगी ना भाई। जब हमारे बॉडी में भी हीट अंदर जाती है तो हमें गर्मी महसूस होती है। हमें क्या महसूस होता है? गर्मी। इसी प्रकार से हमें ठंडी भी महसूस होती है। ठंडी का दिन आ रहा है तो सुबह उठते हो अर्ली मॉर्निंग में तो ठंडा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है? अपना हीट बाहर निकालता है। अपना हीट क्या करता है? बाहर निकालता है। इसलिए हमें ठंडी लगती है। बस इसीलिए हम लोग गर्मियों के दिनों में कम कपड़े पहनते हैं, है ना, ताकि हमें गर्मी ज्यादा महसूस ना हो। और ठंडी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा कपड़े को वियर करते हैं, पहनते हैं, ताकि हमारा जो हीट है वो बाहर ना निकले। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हो क्या रहा है यहाँ पे? तो ये कितनी कहानी समझ में आ गई, ये पूरा मामला आपको समझ में आ गया कि हो क्या रहा है। इस चैप्टर में बेटा हम पूरा हीट ही पढ़ेंगे। हीट फ्लो कहाँ हो रहा है, किधर से किधर जा रहा है, हमें
कैसे पदार्थ लेने पड़ेंगे और एटमॉस्फेयर पे सब क्या चीजें हैं, बस इन्हीं सब चीजें, इनका संबंध कैसा है, बस पूरे चैप्टर में हीट का हमें फ्लो ही पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना। अब क्या करिएगा आप लोग, उष्मागतिकी का डिफिनीशन लिखिए। ठीक है, उष्मागतिकी का यहाँ पे डिफिनीशन लिखिएगा। आप लिखेंगे भौतिक विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञान। ये आपको भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, मतलब फिजिकल डायनामिक्स और थर्मोडायनामिक्स हम लोग पढ़ते हैं, केमिकल भी थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा इसमें भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, की वह शाखा है जिसके 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 अंतर्गत उष्मीय ऊर्जा कार्य एवं इनके पारस्परिक रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अध्ययन किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया है। इसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, इसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। कंफर्म हो गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। अब बेटा इसी को हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान में हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसका क्या होता है, जैसे चुंबकीय ऊष्मा की हम लोग बात कर लें। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे वर्तमान में क्या होता है, तो वर्तमान में आप बोलोगे कि वर्तमान में ऊष्मागतिकी, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा, वर्तमान में ऊष्मागतिकी का क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई। ठीक, वृद्धि हुई। अतः ऊष्मागतिकी, अब देखिए बोला जा रहा है कि वर्तमान में ऊष्मागतिकी का क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई, अतः ऊष्मागतिकी का क्षेत्र यांत्रिक ऊर्जा अथवा कार्य तक सीमित नहीं रहा, अपितु ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, जैसे रासायनिक ऊर्जा में हुआ, विद्युत ऊर्जा में हुआ, चुंबकीय ऊर्जा तक ही क्या रहा, विस्तृत रहा। इतनी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग बनाइएगा, रासायनिक ऊष्मागतिकी में प्रयुक्त होने वाले निम्न परिभाषाएं। ठीक है, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी, तो बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, इसके बारे में ध्यान सुनिएगा। पहला इसमें हेडिंग बनाइएगा, तंत्र या निकाय। ठीक है, पहला हेडिंग क्या होगा, तंत्र या निकाय, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। ठीक, ये सिस्टम क्या होता है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये सिस्टम क्या होता है। जैसे मैं बात करूं ब्रह्मांड में,
जो आपका ये पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बेटा आप जिस चीज को ऑब्जर्वेशन में रखे हो, परीक्षण कर रहे हो, उससे स्टडी कर रहे हो, उस पर अपना काम कर रहे हो, वो आपका सिस्टम कहलाता है। जैसे आप इस वक्त अगर मान लीजिए कि मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक सिस्टम, इसके अलावा आपके चारों तरफ जो कुछ भी है वो सिस्टम नहीं है, वो सराउंडिंग है, वो परिवेश है। वो क्या है? परिवेश है, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इस चैप्टर में अगर मैं बार बार सिस्टम की बात करूंगी तो आपको हमेशा समझना है कि सिस्टम माने क्या। तो इस चैप्टर में हीट से रिलेटेड बात हो रही है, तो जो भी हम सिस्टम लेंगे वो हीट से लेंगे। जैसे चाय की केतली गर्म है ना, और जलता हुआ कोयला, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, सूर्य, ये सब सिस्टम अगर हम बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये हीट से जनरेट हो रहा है। हीट से रिलेटेड ही चीजों को हम लोग जानेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे निकाय बोलूंगी, सिस्टम बोलूंगी, तो समझ में आ जाएगा किसकी बात हो रही है। तो सिस्टम का क्या मतलब हो रहा है कि ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं बेटा, आप जिस चीज से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो या परीक्षण कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जो भी जिससे उससे आप काम अपना कर रहे हो, वो आपके लिए उस वक्त सिस्टम होता है। अदर बाकी जो चीजें आपके आसपास होती हैं, सब सराउंडिंग होता है, सब परिवेश होता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक, अब जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो मैं पढ़ा रही हूँ, इधर बोर्ड पे है, मोबाइल के जरिए पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल आपका सिस्टम है, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। अदर अदर जगह पे आप जा रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हो, जिस पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, जिससे आप काम कर रहे हो, वही आपका सिस्टम है। बाकी कोई भी चीज कुछ भी नहीं है। क्लियर हो पाया? तो इसमें आप क्या लिखोगे? सिस्टम समझ गए, तो यहाँ पे लिखिएगा उष्मा, आप डिफिनीशन लिखिएगा उष्मा, उष्मा गतिकी, उष्मागतिकी अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए लिए जिस वस्तु, जिस वस्तु या वस्तु या भाग का, भाग का चुनाव, चुनाव किया जाता है, किया जाता है, उसे किया जाता है, वह तंत्र, वह तंत्र या निकाय कहलाता है। निगाह नहीं, निकाय। ठीक, निकाय कहलाता है। कंफर्म हो? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। निकाय आपका ये क्या कहलाएगा? निकाय कहलाएगा। जिस भी हम वस्तु को, जिस भी भाग का हम चुनाव करेंगे, जिसको भी हम लोग लेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, इस तंत्र पर ताप, लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, इस तंत्र पर ताप, ताप, दाब या अन्य कारकों, अन्य कारकों, फैक्टर की बात हो रही है, अन्य कारकों के प्रभाव का उष्मा, उष्मागतिकी, उष्मागतिकी अध्ययन, उष्मागतिकी अध्ययन किया जाए, अध्ययन किया जाए, जाए तो वह भाग, भाग तंत्र या निकाय, निकाय कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे जो कुछ भी बोला जा रहा है आपको समझ में आया? तंत्र या निकाय कहलाता है। इसका डायग्राम आप बना लीजिएगा, इसका डायग्राम इधर बना लीजिए अच्छे से। ये आपके लिए एक सिस्टम होगा, आप जिसको लोगे ये आपके लिए क्या होगा बेटा? एक सिस्टम होगा, और इसके सराउंडिंग, ठीक, ये परिवेश होता है। ठीक, जो सराउंड होता है, ये इसके सराउंड में परिवेश होता है। तो दूसरा हेड बनाइएगा परिवेश, परिवेश,
परिवेश, जिसको हम लोग कहते हैं सराउंडिंग। ठीक, सराउंडिंग। अब ये सराउंडिंग क्या होती है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सराउंडिंग में बोला जा रहा है कि ऊष्मागतिकी अध्ययन में प्रयुक्त होने वाले भाग को छोड़कर शेष बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है। मतलब इस सिस्टम को छोड़ के बाकी जो कुछ भी बचता है वो सब का सब क्या है, आपका परिवेश है। तो इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे, लिखोगे कि ऊष्मागतिकी के या ऊष्मागतिकी अध्ययन में लिखो, ऊष्मागतिकी के अध्ययन में प्रयुक्त होने वाले भाग को छोड़कर बचा हुआ संपूर्ण भाग, बोलो सही रहेगा, बचा हुआ संपूर्ण भाग परिवेश कहलाता है, क्लियर हो पाया। ठीक, बचा हुआ संपूर्ण भाग क्या कहलाएगा, आपका परिवेश कहलाता है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ये जो तंत्र होता है, जो सिस्टम होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ तक प्लीज इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, तंत्र के प्रकार। ठीक, टाइप ऑफ सिस्टम, तो लिखिएगा यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला कौन होगा, खुला तंत्र, दूसरा बंद तंत्र, तीसरा विलगित तंत्र। ठीक, ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड सिस्टम, तीसरा क्या होगा, आइसोलेटेड। ठीक, क्या होगा बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। अगर इसको आप समझ जाओगे तो जो भी चीजें हम लोग कॉमन सा अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं बहुत अच्छे से इसको भी समझ जाएंगे। अब खुला तंत्र का क्या मतलब है, समझो। पहले वाली की, मान लीजिए ये आपके पास एक सिस्टम है, कंटेनर है। ठीक, इसको ले लिया, इसमें क्या किया है, वाटर भरा हुआ है। इसमें क्या हुआ है, वाटर भरा हुआ है। तो ये क्या करेगा बेटा, ये जो मैटर है, समझो ये जो वाटर आपने भरा हुआ है, ये मैटर, ये क्या बनेगा, ये भाप बन के उड़ता हुआ जाएगा। ठीक, ये भाप बन के क्या हो जाएगा, मैटर यहाँ का उड़ के निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना। और हीट के फॉर्म में भी निकलेगा कुछ ना कुछ, ये हीट के फॉर्म में भी बेटा यहाँ से इधर से कहीं से भी रिलीज होगा ना। तो ऐसा सिस्टम जहां से ये मैटर भी निकले आपका और हीट भी निकले, मतलब ये जो भाप के रूप में, ये पानी भी तो कुछ गायब होगा, तो ये मैटर भी आपका निकल जाए और ये हीट भी निकले, तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम। उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, ओपन सिस्टम बोला जाता है। अगर हम लोग दूसरे वाले की बात करें, तो इस प्रकार से आपके पास कंटेनर हो, यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से कंटेनर हो, वही आपका वाटर भरा हुआ हो। ठीक, वाटर यहाँ पर वही भरा हुआ, आप क्या कर दिए हो बेटा, इस पे क्या कर दिए हो, यहाँ पे इसको क्या किए, ढक दिए। ठीक है, इसको क्या कर दिए हो, इसको ढक दिए हो। यहाँ पे इसको अच्छे से तुमने ढक दिया तो क्या करेगा, यहाँ से जो ये भाप बन के निकल रहा था, ये जो मैटर बेटा ऊपर जा रहा था, ये मैटर जाएगा, ये पदार्थ जाएगा ऊपर से, नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ से क्या करेगा, ये हीट रिलीज होगा, ये हीट क्या करेगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब अगर हम लोग
थर्ड की बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करें, थर्ड वाले की बात करें, तो ये सारे जो सिस्टम है समझ में आ रहा है, ये ओपन हो गया, ये क्लोज्ड हो गया। क्लोज्ड का मतलब जहां से आपका मैटर ना निकले, हीट सराउंड से भले निकल जाए, ठीक। अब यहाँ से थर्ड की हम लोग बात करें, तो हमारे पास बेटा कुछ इस प्रकार का सिस्टम, स्पेशल टाइप्स का सिस्टम, ठीक। एक स्पेशल टाइप का सिस्टम हो जहां से ना तो हीट रिलीज हो और ना ही आपका मैटर निकले, ठीक है, ना तो हीट रिलीज हो और ना ही आपका यहाँ से कोई मैटर निकले, ठीक है। वाटर भरा हुआ है, ना तो आपका ये मैटर ऊपर जा रहा है और ना ही बेटा ये हीट क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है, ना तो ये हीट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो इस प्रकार के हम लोग सिस्टम को क्या कर रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे हमारे पास एक स्पेशल तरह का बॉटल भी आ जाता है कि अगर हम लोग उसमें गर्म पानी रखेंगे तो वो गर्म रहेगा, अगर ठंडा पानी रखते हैं तो ठंडा, तो उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड वाटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड वाटर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या उस आइसोलेटेड बॉटल में अगर हमने वाटर भर दिया, गर्म पानी भर दिया बेटा, तो 1 महीने बाद उसको देखेंगे तब भी क्या वो गर्म रहेगा, हाँ या ना जवाब में बताइएगा। तो आंसर बहुत सीधा सा होगा, नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। इसका मतलब है कि आज तक ऐसा कोई भी स्पेशल बॉटल नहीं बनकर आया हो जो एग्जैक्ट आइसोलेटेड सिस्टम को फॉलो करे, जो क्या करे, एग्जैक्ट आइसोलेटेड वाटर को, सॉरी आइसोलेटेड सिस्टम को ये फॉलो करे कि अगर हम इसमें रख दे तो ना तो ये मैटर बाहर जाए ना ही इसका हीट जाए, ठीक। क्लियर हो पाया, तो ये आप समझ पा रहे हो, सिस्टम समझ गए, क्लोज्ड, ओपन एंड आइसोलेटेड। अगर आपको मन करेगा तो आप डिफिनीशन खुद से लिख लेना, नहीं तो हम लिखवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।